डियर स्टूडेंट्स, नागरिक अभियंता की वीडियो सीरीज में आज हम समरी ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। चूँकि आप सभी लोग जानते हैं कि रेलवे इंजीनियरिंग एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इससे जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने इस वीडियो में रेलवे से संबंधित सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को एक वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है और आशा करता हूँ कि मेरा यह प्रयास आपको पसंद आएगा। परमानेंट वे किसी भी रेलवे लाइन को ले करने के लिए जिस फंडामेंटल या आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाता है उसको हम परमानेंट वे कहते हैं। परमानेंट वे को रेलवे ट्रैक भी कहा जाता है। एलिमेंट्स ऑफ परमानेंट वे, बेसिकली जो हमारा परमानेंट वे होता है रेलवे में, उसके 4 मुख्य कंपोनेंट होते हैं। ये हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ सबग्रेड, दूसरा बैलास्ट, तीसरा स्लीपर्स और चौथा होता है रेल एंड रेल फास्टनिंग। मैंने फिगर में परमानेंट वे को शो किया है। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो परमानेंट वे के मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं सबग्रेड, बैलास्ट, स्लीपर्स एंड रेल फास्टनिंग, तो हम इन सभी को समझते हैं। सबसे पहला है सबग्रेड। सबग्रेड बेसिकली एक सॉइल होती है जिसके ऊपर परमानेंट वे का निर्माण किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सबग्रेड बोलते हैं। मतलब जिस नेचुरल सॉइल पर हम परमानेंट वे का निर्माण करते हैं उसे हम सबग्रेड बोलते हैं। यदि हमारी सबग्रेड सॉइल को हम एक ट्रेपेजॉइडल शेप में ले करते हैं परमानेंट वे के निर्माण के लिए, तो उसे हम फॉर्मेशन कहते हैं। जनरली आपने रोड कंस्ट्रक्शन में देखा होगा कि जब भी हम हाईवे का कंस्ट्रक्शन करते हैं कि जो मिट्टी की एक ट्रेपेजॉइडल शेप का एक चबूतरा टाइप का कंस्ट्रक्ट करते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ रोड, उसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन। इसी प्रकार से रेलवे ट्रैक या परमानेंट वे के कंस्ट्रक्शन में भी फॉर्मेशन का निर्माण किया जाता है। अब फॉर्मेशन के ऊपर हम जो हाई साइज एग्रीगेट या बैलास्ट को भी एक ट्रेपेजॉइडल शेप में ले करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? बैलास्ट सेक्शन बोलते हैं। जनरली जो बैलास्ट सेक्शन होता है उसकी ब्रॉड गेज के केस में इसकी हाइट 20.3 सेंटीमीटर रखी जाती है और मीटर एवं नैरो गेज के लिए इसकी हाइट 15.2 सेंटीमीटर रखी जाती है। अब बैलास्ट सेक्शन के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ वुडन, स्टील या प्रीस्टड सीमेंट कंक्रीट की बीम ले की जाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्लीपर्स बोलते हैं। अब मैंने फिगर में जो येलो कलर में रेलवे स्लीपर को शो किया है। अब रेलवे स्लीपर्स के ऊपर हम किसको बनाते हैं? रेल्स को बनाते हैं। रेल्स बेसिकली क्या होती हैं? आयरन की या हाई कार्बन स्टील्स की आई शेप की एक बीम्स होती हैं जिनके ऊपर ट्रेन्स मूव करती हैं, और इन रेल्स और स्लीपर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जिन अरेंजमेंट का उपयोग किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेल फास्टनिंग। रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल परमानेंट वे। यदि आप एक रेलवे इंजीनियर हैं और परमानेंट वे का कंस्ट्रक्शन या डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप ऐसी उसकी कौन सी रिक्वायरमेंट होंगी, इनको अपन समझते हैं। सबसे पहला होना चाहिए कि जो हमारा परमानेंट वे होगा वो पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल और प्लेन रहेगा। मतलब अलोंग द लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक या परमानेंट वे किसी भी प्रकार के उसमें अंडुलेशंस नहीं रहेंगे। दूसरा होता है सफिशिएंट लैटरल स्ट्रेंथ। यहाँ पर सफिशिएंट लैटरल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जब ट्रेन रेल्स के ऊपर मूव करती है, पटरियों के ऊपर मूव करती है, तो यह पटरियों को बाहर की तरफ एक धक्का देती है, जिससे हमारी पटरियाँ तिरछी या टिल्ट हो सकती हैं। तो इन पटरियों को अपनी पोजीशन में फिक्स करने के लिए हमारी परमानेंट वे की लैटरल स्ट्रेंथ सफिशिएंट होनी चाहिए। इससे यह फ़ायदा होगा कि रेल्स का या ट्रेन का किसी भी प्रकार का डिरेलमेंट नहीं होगा, यानी ट्रेन पटरी से कभी नहीं उतरेगी यदि उसकी लैटरल स्ट्रेंथ क्या हो? सफिशिएंट हो। तीसरा होता है इलास्टिक। मतलब हमारा परमानेंट वे कैसा होना चाहिए? इलास्टिक। यहाँ पे इलास्टिक नेचर से मतलब होता है कि जब परमानेंट वे पर ट्रेन मूव करेगी
तो उस ट्रेन के लोड के कारण हमारा जो परमानेंट वे होगा वो सेटल हो जाएगा या सिंक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वहाँ से ट्रेन पास हो जाएगी तो वो फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ परमानेंट वे। इसके अलावा जब भी हम परमानेंट वे का डिज़ाइन या कंस्ट्रक्शन करें तो उसकी डिज़ाइन एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड्स के, इंडियन रेलवे के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होनी चाहिए। यहाँ पे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से मतलब है कि रेलवे ट्रैक में दिए जाने वाला ग्रेडियंट, उसमें प्रोवाइड किए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स के कर्व और उसमें प्रोवाइड किया जाने वाला सुपर एलिवेशन। इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि जो हमारा परमानेंट वे है उसमें एक यूनिफॉर्म ग्रेडियंट या स्लोप प्रोवाइड किया जाएगा। जनरली अपन रोड के केस में देखते हैं कि जो स्लोप होता है अलोंग द लेंथ वो कैसा हो सकता है, वेरी कर सकता है। कहीं पर राइजिंग होगा, कहीं पर मतलब 1 किलोमीटर की लेंथ ले लीजिए आप रोड में तो आप पाएंगे कहीं पर राइजिंग ग्रेडियंट है, फिर डाउनवर्ड ग्रेडियंट हो गया, फिर राइजिंग ग्रेडियंट हो गया। लेकिन रेलवे ट्रैक के केस में जो ग्रेडियंट होगा वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्म होगा, या तो वो यूनिफॉर्म राइजिंग ग्रेडियंट होगा या यूनिफॉर्म फॉलिंग ग्रेडियंट होगा। ओके। इसके अलावा हमारे रेलवे ट्रैक में या परमानेंट वे में कम से कम जॉइंट्स होने चाहिए, उसमें स्पीड के अकॉर्डिंग कर्व पर डिजाइन सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना चाहिए और जिस जगह पर पॉइंट और क्रॉसिंग की आवश्यकता हो परमानेंट वे में प्रोवाइड की जानी चाहिए। रेल्स बेसिकली हाई कार्बन स्टील की एक बीम्स होती हैं जिनके ऊपर ट्रेन मूव करती हैं। जनरली रेल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो आई शेप का होता है और क्रॉस सेक्शन के आधार पर रेल 3 प्रकार की हो सकती हैं, डबल हेडेड रेल, दूसरा बुल हेडेड रेल और तीसरा फ्लैट फुटेड रेल्स। फिगर में जो रेड कलर में लोहे की 2 पैरेलल्स बीम्स हैं उनको अपन रेल्स बोलते हैं। रेल्स जिनके ऊपर सपोर्ट हैं कंक्रीट के उन्हें क्या बोला जाता है, स्लीपर्स बोला जाता है। 2 रेल्स को आपस में वेल्डिंग के माध्यम से कनेक्ट किया गया है और स्लीपर्स को की पोजीशन को फिक्स करने के लिए वहाँ पे क्या प्रोवाइड की गई है, गिट्टी या बैलास्ट प्रोवाइड की गई है। अब आप यहाँ इस फिगर को ध्यान से देखिए, इस रेल्स और कंक्रीट स्लीपर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस या अरेंजमेंट प्रोवाइड किए गए हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, रेल फास्टनिंग कहते हैं। फिगर में बुल हेडेड रेल, डबल हेडेड रेल और फ्लैट फुटेड रेल्स के क्रॉस सेक्शन मैंने शो किए हैं। बुल हेडेड रेल के केस में हेड और फुट की जो डायमेंशंस होंगी वो सिमिलर होती हैं। सॉरी, डबल हेडेड के रेल के केस में हेड और फुट कैसा होगा, सिमिलर होगा, लेकिन बुल हेडेड के केस में हेड की डायमेंशंस ज़्यादा होंगी और फुट की डायमेंशंस कम होंगी। लेकिन जो फ्लैट फुटेड रेल्स है इसका उपयोग वर्तमान में किया जाता है। इसमें जो सबसे बेसिक डिफरेंस यह है कि जो इसका फुट होता है वो पूरी तरीके से प्लेन या समतल होता है, इस वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लैट फुटेड रेल्स। टिल्टिंग ऑफ रेल्स और एजिंग ऑफ स्लीपर्स। समझते हैं टिल्टिंग ऑफ रेल्स। जब हम रेलवे ट्रैक या परमानेंट वे का निर्माण करते हैं तो जो रेल्स होती हैं या पटरियाँ होती हैं उनमें अंदर की तरफ 1/20 के स्लोप में उनको अंदर की तरफ क्या किया जाता है, झुका या टिल्ट कर दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टिल्टिंग ऑफ रेल्स बोलते हैं। मतलब जो हमारी 2 रेल्स हैं उनको इनवर्स डायरेक्शन में 1/20 का स्लोप प्रोवाइड किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टिल्टिंग ऑफ रेल्स। अब एजिंग ऑफ स्लीपर्स से क्या मतलब होता है, जनरली जब हम पहले रेलवे ट्रैक या परमानेंट वे में जब वुडन स्लीपर्स का उपयोग करते थे तो उन्हें में एक इनबिल्ट स्लोप बनाया जाता था विद द हेल्प ऑफ बसूला या बसूले की हेल्प से हम एक स्लोप बना देते थे 1/20 का, जिसे हम क्या बोलते थे, एजिंग ऑफ स्लीपर्स। अब एक कॉनिंग ऑफ व्हील्स। जब हम परमानेंट वे का निर्माण करते हैं तो दोनों जो रेल्स होती हैं उनको इनवर्ड डायरेक्शन में 1/20 का स्लोप प्रोवाइड करते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, टिल्टिंग ऑफ रेल्स। आप फिगर में देख रहे हैं। अब जो हमारी ट्रेन्स होती हैं उनके व्हील्स भी एक कोन के शेप में रहते हैं। अब चूंकि अपन ने रेल में इनवर्ड स्लोप कितना प्रोवाइड किया है, 1/20 का,
इसी वजह से जो रेल्स के पहिए होते हैं, ट्रेन्स के पहिए होते हैं, उनमें भी 1/20 का स्लोप प्रोवाइड किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉनिंग ऑफ व्हील्स। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल उठता है कि आखिर हम कॉनिंग ऑफ व्हील्स क्यों प्रोवाइड करते हैं। इसको प्रोवाइड करने के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। सबसे पहला, जो ट्रेन का लोड है व्हील्स के माध्यम से दोनों पटरियों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, पहला। दूसरा होता है कि ट्रेन को, जब ट्रेन मूव करेगी, यदि हम पटरियों को पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो ट्रेन मूव करेगी तो वो क्या करेगी, लैटरल डायरेक्शन में, बाहर की डायरेक्शन में एक धक्का या पुश लगाएगी, जिस वजह से ट्रेन क्या हो सकती है, डिरेल हो सकती है या पटरी से उतर सकती है। तो इस डिरेलमेंट को रोकने के लिए भी हम टिल्टिंग इन व्हील्स और कॉनिंग ऑफ व्हील्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। लेंथ ऑफ रेल। अब सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम एक रेल की लेंथ कितनी रखेंगे या एक पटरी की लंबाई कितनी होती है। यह बेसिकली रेलवे गेज पर डिपेंड करती है। यदि हमारा परमानेंट वे में हमने जो गेज, ब्रॉड गेज प्रोवाइड किया है, तो रेल की लेंथ कितनी होती है, 12.80 मीटर। लेकिन यदि हम मीटर गेज प्रोवाइड करते हैं तो इसकी लंबाई होती है 11.89 मीटर। जनरली वर्तमान समय में जब हम परमानेंट वे का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी रेल्स को वेल्डिंग के माध्यम से कनेक्ट करके एक लॉन्ग रेल का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेल्डेड रेल बोलते हैं, और इसकी लंबाई 50 से 100 मीटर तक हो सकती है। मेथड ऑफ बिल्डिंग्स ऑफ रेल्स। अब रेल की वेल्डिंग करने में जो मेथड्स होती हैं वो निम्नानुसार हैं। पहला है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, दूसरा ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, तीसरा फ्लैश बट वेल्डिंग, और चौथा होता है केमिकल और थर्मिट वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का जनरली उपयोग रेल्स के मेंटेनेंस के लिए किया जाता है, और ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का उपयोग जनरली रेल को अलग अलग टुकड़ों या दो टुकड़ों में काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के माध्यम से हम रेल को दो टुकड़ों में बांट सकते हैं या तोड़ सकते हैं। टाइप्स ऑफ रेल जॉइंट्स। जनरली हम जानते हैं कि एक रेल की लेंथ कितनी होती है, 12.8 मीटर होती है। लेकिन जो परमानेंट वे या रेलवे ट्रैक होता है वो कई किलोमीटर्स का होता है। तो इस रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए हम अलग डिफरेंट टाइप्स की रेल्स को आपस में जॉइंट्स के माध्यम से कनेक्ट करते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, रेल जॉइंट्स। अब जो रेल के जॉइंट्स होते हैं उनको दो तरीके से बांटा जा सकता है। एक होता है क्लासिफिकेशन ऑफ रेलवे जॉइंट्स एज पर पोजीशन ऑफ जॉइंट्स, और दूसरा होता है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ स्लीपर्स। तो पोजीशन ऑफ जॉइंट्स के आधार पर रेल के जॉइंट्स दो प्रकार के होते हैं, स्क्वायर जॉइंट और दूसरा होता है स्टैगर्ड जॉइंट। और अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ स्लीपर के आधार पर यह चार प्रकार के होते हैं। पहला है सपोर्टेड रेल जॉइंट, दूसरा सस्पेंडेड रेल जॉइंट, तीसरा ब्रिज रेल जॉइंट, और चौथा होता है वेल्डेड रेल जॉइंट्स। रेल जॉइंट एज पर पोजीशन ऑफ जॉइंट्स। ओके, ये जनरली दो प्रकार के होते थे, एक स्क्वायर जॉइंट होता था, एक स्टैगर्ड जॉइंट होता है। अब फिगर आप 16.4 में देखिए, दो पटरियां हैं, और यदि किसी भी रेलवे ट्रैक या परमानेंट वे में यदि जो जॉइंट्स होते हैं रेल्स के, वो दोनों इनर और आउटर रेल्स पर एक दूसरे के एग्जैक्ट सामने होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर जॉइंट बोलते हैं। जनरली जो स्क्वायर जॉइंट, यदि हमारा परमानेंट वे का वह हिस्सा जो पूरी तरीके से स्ट्रेट हो, तो वहाँ पे कौन से जॉइंट्स हो सकते हैं, स्क्वायर जॉइंट हो सकते हैं। जनरली स्टैगर्ड जॉइंट्स में क्या होता है कि जो रेलवे जॉइंट्स होते हैं वो एक दूसरे के जस्ट सामने नहीं होते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड जॉइंट्स। जो स्टैगर्ड जॉइंट्स होते हैं बेसिकली एक कर्व पोर्शन में बनाए जाते हैं, और हम जानते हैं कि जो कर्व पोर्शन में जो परमानेंट वे होता है उसमें आउटर रेल की लेंथ इनर रेल की लेंथ के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। इस वजह से वहाँ पे जो जॉइंट्स होते हैं वो एक दूसरे के जस्ट सामने नहीं होते हैं। ओके, इस वजह से जो कर्व पर जो जॉइंट्स होते हैं एज पर पोजीशन के आधार पर वो कैसे होते हैं, स्टैगर्ड जॉइंट्स होते हैं। अब यदि
जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्लीपर्स के आधार पर किया जाए तो इस प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहला होता है सपोर्टेड रील जॉइंट्स। यदि हमारे दो पटरियों को जॉइंट्स के माध्यम से कनेक्ट किया है और जॉइंट के जस्ट बिलो उस जॉइंट को सपोर्ट करने के लिए एक स्लीपर्स को ले कर दिया जाए तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सपोर्टेड रेल जॉइंट्स। अब दूसरा होता है ब्रिज जॉइंट विद मेटल प्लेट। इसमें क्या रहता है कि दो रेलवे स्लीपर्स के बीच में एक जॉइंट्स है और उस जॉइंट्स के जस्ट नीचे अपन ने एक मेटल की प्लेट लगा दी जाती है जो एज उसका सेम फंक्शन होता है जैसा ब्रिज का फंक्शन होता है। मतलब जो मेटल प्लेट है वो दो रेलवे स्लीपर्स पर सपोर्ट्स रहती है और उसके ऊपर अपन क्या बना देते हैं, जॉइंट्स। तो चूँकि इस जॉइंट का जो शेप है एक ब्रिज की तरह होता है, इस वजह से अपन क्या बोलते हैं इसको, ब्रिज जॉइंट विद मेटल प्लेट्स। तीसरा होता है सस्पेंडेड जॉइंट्स। सस्पेंडेड जॉइंट्स एक ऐसा जॉइंट्स होता है जिसके नीचे ना तो किसी प्रकार का स्लीपर प्रोवाइड किया जाता है और ना ही मेटल प्लेट प्रोवाइड की जाती है। तो इस केस में ये जॉइंट पूरी तरीके से हवा में लटका रहता है, इस वजह से अपन इसको क्या बोलते हैं, सस्पेंडेड रेल जॉइंट्स। और चौथा होता है ब्रिज जॉइंट विद ब्रिज प्लेट। ब्रिज जॉइंट में उस केस में क्या था, एक हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट लगाई गई थी, इस केस में कर्व्ड मेटल प्लेट लगा दी जाती है। ओके। रेलवे गेज। परमानेंट वे में जो दो पैरेलल रेल्स ले की जाती हैं तो उनकी इनर सरफेस के बीच में जो स्पेस रहता है हॉरिजॉन्टल, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेल गेज बोलते हैं। जनरली रेल गेज चार प्रकार के होते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज और स्टैंडर्ड गेज। इन चारों गेज को अपन एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। ब्रॉड गेज के केस में दो जो रेल्स हैं या दो पटरियां हैं उनके इनर टू इनर सरफेसेस के बीच में यदि डिस्टेंस 1.676 मीटर के बराबर हो तो यह गेज क्या कहलाएगा, ब्रॉड गेज कहलाएगा। स्टैंडर्ड गेज की वैल्यू कितनी होती है, 1.435 मीटर। यानी स्टैंडर्ड गेज में दो रेल्स के बीच की इनर सरफेस के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी वो 1.435 मीटर होगी। मीटर गेज की वैल्यू जनरली 1 मीटर के बराबर होती है और नैरो गेज में गेज लेंथ कितनी होती है, 0.762 मीटर। ओके। जनरली नैरो गेज दो प्रकार के होते हैं, एक नैरो गेज 0.762 मीटर के बराबर होता है और दूसरा 0.610 मीटर के बराबर होता है। यदि आप परमानेंट वे का निर्माण कर रहे हैं तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं कि किसी परमानेंट वे में हम ब्रॉड गेज प्रोवाइड करते हैं, किसी में नैरो गेज और किसी में स्टैंडर्ड गेज। तो किसी भी गेज का सिलेक्शन निम्नलिखित फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये हो सकते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशन, ट्रैफिक कंडीशन, कॉस्ट ऑफ ट्रैक्स और चौथा होता है डेवलपमेंट ऑफ पुअर एरियाज। ज्योग्राफिकल कंडीशन, यदि हमारा जो जहाँ पे हम परमानेंट वे बना रहे हैं या रेलवे लाइन को बिछा रहे हैं वो पूरी तरीके से प्लेन हो, प्लेन एरियाज के केस में जनरली हम ब्रॉड गेज प्रोवाइड करते हैं या मीटर गेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हिली एरियाज में या तो मीटर गेज प्रोवाइड किया जाएगा या नैरो गेज प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा होता है ट्रैफिक कंडीशन। यदि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक गुजरने वाला हो किसी भी रेलवे लाइन से तो जनरली हम वहाँ पे कौन सा गेज प्रोवाइड करते हैं, ब्रॉड गेज प्रोवाइड करते हैं। और सबसे कम ट्रैफिक के केस में कौन सा गेज प्रोवाइड करेंगे, नैरो गेज। कॉस्ट ऑफ ट्रैक, जो परमानेंट वे की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट होती है इसके गेज पर डिपेंड करती है। यदि ब्रॉड गेज प्रोवाइड करेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट आएगी, लेकिन यदि नैरो गेज प्रोवाइड करेंगे तो सबसे कम कॉस्ट आएगी। इसके अलावा जनरली कभी कभी हमारा उद्देश्य पुअर एरियाज़ में या रिमोट एरियाज़ में रेल की फैसिलिटी के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना होता है, तो उस केस में हम जनरली नैरो गेज को प्रेफर करते हैं। ओके। या मान लीजिए कि किसी ज़िले के अंदर आप रेलवेज़ के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम वहाँ पे कौन सा गेज प्रेफर करेंगे, नैरो गेज। इसके अलावा दो अलग प्रकार के गेज होते हैं, एक होता है लोडिंग गेज और दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन गेज। बेसिकली जो लोडिंग गेज होता है इसका उपयोग जो गुड्स ट्रेन्स या मालगाड़ियाँ होती हैं उसमें कितनी हाइट तक
माल को या सामान को भरा जाए ताकि वो आसानी से किसी टनल्स में गुजर सके। या मैक्सिमम हाइट ऑफ लोडिंग को डिसाइड करने वाला जो गेज होता है वो क्या कहलाता है, लोडिंग गेज। कंस्ट्रक्शन गेज का उपयोग बेसिकली यदि हम रेलवे लाइन को एक टनल में ले करना हो तो उस टनल की क्या शेप और साइज़ रखी जाएगी, इसको किसके माध्यम से डिसाइड करते हैं, कंस्ट्रक्शन गेज के माध्यम से डिसाइड करते हैं। मैंने फिगर में लोडिंग गेज के डायग्राम को शो किया है और इसका उपयोग बेसिकली जो मालगाड़ी या गुड्स ट्रेन होती है उसमें कितनी हाइट तक सामान को भरा जाए वो किससे डिसाइड होता है, लोडिंग गेज के माध्यम से। क्रीप्स इन रेलवे, बेसिकली क्रीप्स क्या होती हैं? क्रीप्स का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट्स ऑफ रेल्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स ऑन इट। मतलब रेल्स का लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूवमेंट होना क्या कहलाता है, क्रीप कहलाता है। ये क्रीप किस पर डिपेंड करता है, एक्सीलरेटिंग और डी एक्सीलरेटिंग। मतलब ट्रेन की अपन स्पीड बढ़ा रहे हों और कम घटाते हैं तो इस वजह से परमानेंट वे में क्या आता है, क्रीप्स जनरेट होते हैं। दूसरा होता है एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेलवे लाइन टेम्परेचर बढ़ने के कारण चूँकि वो आयरन की बनी हुई है तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, और टेम्परेचर घटता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इस वजह से भी क्रीप जनरेट होती है। इसके अलावा अनबैलेंस ट्रैफिक, स्टीप ग्रेडियंट, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, कर्व्स, डिफेक्टिव रेल जॉइंट्स और डिफेक्टिव ट्रैक्स के कारण भी रेल्स में क्या होता है, क्रीप जनरेट होता है। क्रीप को स्टडी करने के लिए जनरली 3 थ्योरीज अपनाई जाती हैं। ये होती है वेव थ्योरी, दूसरा होता है प्रिकॉशन थ्योरी और तीसरा होता है ड्रे थ्योरी। ट्रैक ग्रेडियंट, यह बेसिकली रेट ऑफ राइज एंड फॉल अलोंग द लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल नोन एज ग्रेडियंट। बेसिकली जो रेलवे ट्रैक में जो स्लोप प्रोवाइड किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रैक ग्रेडियंट। ट्रैक ग्रेडियंट जनरली 2 प्रकार का हो सकता है, एक होता है फॉलिंग ग्रेडियंट और दूसरा होता है राइजिंग ग्रेडियंट। अब मान लीजिए कि एक रेलवे लाइन है जो 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच में ले की गई है। यदि ए हायर एलिवेशन पे हो और बी लोअर एलिवेशन पे हो तो इन दोनों को किसके माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा, लोअर ग्रेडियंट के माध्यम से। लेकिन यदि हमारा ए नीचे हो और बी ऊंचाई पर हो तो इसको किसके माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा, राइजिंग ग्रेडियंट के माध्यम से। राइजिंग ग्रेडियंट जो जनरली ग्रेडियंट होता है उसे 1/n में मेजर किया जाता है। यहाँ पे 1/n का मतलब होता है कि n हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलने पर 1 हमें वर्टिकल चलना पड़ेगा। यानी 1/1000 का यदि हम एक ट्रैक ग्रेडियंट लें तो इसका मतलब होता है कि यदि हम 1 किलोमीटर या 1000 मीटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलते हैं तो हमें वर्टिकल डायरेक्शन में 1 मीटर राइज होना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/1000 का राइजिंग ग्रेडियंट। और यदि हम 1 मीटर डाउन होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, 1/1000 का फॉलिंग ग्रेडियंट। आप फिगर में ग्रेडियंट को देख सकते हैं। जनरली ग्रेडियंट 4 प्रकार के होते हैं। ये हो सकते हैं रूलिंग ग्रेडियंट, पुशर ग्रेडियंट, मोमेंटम ग्रेडियंट एंड स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट। किसी भी रेलवे ट्रैक पर जनरल कंडीशन में जो मैक्सिमम परमिसिबल ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाता है उसे हम रूलिंग ग्रेडियंट कहते हैं। जनरली रूलिंग ग्रेडियंट टोपोग्राफी पर डिपेंड करता है। प्लेन एरियाज के केस में यह 1/150 से 1/200 के बीच में रखा जाता है और हिली एरियाज में रूलिंग ग्रेडियंट 1/100 से 1/150 के बीच में रखा जाता है। पुशर ग्रेडियंट जनरली हिली एरियाज़ में प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि हिली एरियाज़ में रेलवे ट्रैक की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट अधिक होती है, इस वजह से उसकी लेंथ को कम करने के लिए ग्रेडियंट को क्या कर देते हैं अपन, स्टीप कर देते हैं। तो मतलब एक ऐसा ग्रेडियंट जिसको पार करने के लिए ट्रेन में एक एक्स्ट्रा इंजन लगाने की आवश्यकता होती है ताकि उसको पुश किया जा सके, उसे अपन क्या बोलते हैं, पुशर ग्रेडियंट बोलते हैं। जनरली पुशर ग्रेडियंट 1/75 से 1/100 के बीच में रखा जाता है।
मोमेंटम ग्रेडियंट जनरली बैली के केस में प्रोवाइड किया जाता है। चूँकि हम बैली का नेचर जानते हैं कि पहले इसमें क्या होता है, फॉलिंग ग्रेडियंट होता है, फिर राइजिंग ग्रेडियंट होता है। तो जब फॉलिंग ग्रेडियंट में ट्रेन चलती है तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और जैसे ही राइजिंग ग्रेडियंट में जाती है तो इस इंक्रीज स्पीड के कारण वो आसानी से उसको पार कर लेती है। तो वह मिनिमम ग्रेडियंट जिस पर बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए ट्रेन आसानी से राइज कर जाती है, राइजिंग ग्रेडियंट को क्रॉस कर लेती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मोमेंटम ग्रेडियंट बोलते हैं। स्टेशंस पर जो ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट। इसके प्रोवाइड करने का मुख्य उद्देश्य होता है जल निकासी की व्यवस्था, वाटर ड्रेनेज के लिए। दूसरा, जब वाहन खड़े हों तो हवा के प्रभाव के कारण उसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट ना हो, तो जो मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड किया जाता है रेलवे स्टेशंस पर उनको अपन क्या बोलते हैं, स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट। इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 1/1000 और मैक्सिमम ग्रेडियंट ये हो सकता है 1/400। ग्रेडियंट रेसिस्टेंस, जब ट्रेन ग्रेडियंट पर चलती है, अलोंग द स्लोप चलती है, तो उसमें एक रेसिस्टेंस ऑफर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट रेसिस्टेंस। तो ग्रेडियंट रेसिस्टेंस जनरली बराबर होता है वेट ऑफ ट्रेन इनटू ग्रेडियंट। मान लीजिए कि एक ट्रेन का वेट क्या है, 10 टन के बराबर है और उसमें स्लोप क्या है, 1/1000 का, तो ग्रेडियंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10 टन इंटू 1/1000। ओके। ग्रेडियंट कंपनसेशन ऑफ कर्व, जनरली जब कर्व पर हम ग्रेडियंट क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो किसी कर्व पर कितना ग्रेडियंट को कम किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट कंपनसेशन ऑफ कर्व। यह बेसिकली रेलवे ट्रैक में प्रोवाइड किए जाने वाले गेज पर डिपेंड करता है। यदि ब्रॉड गेज रहता है तो यह जनरली कंपनसेशन रखा जाता है 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व। मीटर गेज की में यह 0.03% पर डिग्री ऑफ कर्व, और नैरो गेज के केस में यह रहता है 0.01% पर डिग्री ऑफ कर्व। क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीपर्स, जो परमानेंट वे में या रेलवे ट्रैक में जो स्लीपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो जनरली दो प्रकार से क्लासीफाई किए जा सकते हैं उनकी पोजीशन के आधार पर। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर और दूसरा होता है ट्रांसवर्स स्लीपर। फिगर में जो रेल्स के नीचे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या रेल की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो सीमेंट कंक्रीट की बीम प्रोवाइड की गई हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्लीपर्स। चूँकि ये रेल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोवाइड किए गए हैं इसलिए यह ट्रांसवर्स स्लीपर्स भी कहलाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीपर्स ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, ये हो सकते हैं टिम्बर और वुडन स्लीपर्स, स्टील स्लीपर्स, कास्ट आयरन स्लीपर्स एंड कंक्रीट स्लीपर्स। स्लीपर डेंसिटी एक सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निकल टर्म है रेलवे इंजीनियरिंग में। स्लीपर डेंसिटी का मतलब होता है कि एक रेल के नीचे कितने स्लीपर प्रोवाइड किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्लीपर डेंसिटी बोलते हैं। मान लीजिए कि एक रेल है ब्रॉड गेज में जिसकी लेंथ क्या होती है, 12.8 मीटर होती है और इसके नीचे अपन ने 20 स्लीपर प्रोवाइड किए हैं, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, 20। यानी उस ट्रैक के लिए स्लीपर डेंसिटी क्या हो जाएगी, 20। इंडियन रेलवे के अकॉर्डिंग जो स्लीपर डेंसिटी होती है वो N+3 से N+7 के बीच में ली जाती है। जनरली जो N क्या है, लेंथ ऑफ रेल। यदि हमारा ब्रॉड गेज होता है तो इस केस में लेंथ ऑफ रेल होती है 12.8, और यदि मीटर या नैरो गेज होता है तो इस केस में इसकी लेंथ होती है 11.89। ओके। अब जब भी हम स्लीपर्स को ले करते हैं तो इसकी मिनिमम स्पेसिंग 30 से 35 सेंटीमीटर रखी जाती है और इसकी मैक्सिमम स्पेसिंग 80 से 85 सेंटीमीटर हो सकती है। टाइप्स ऑफ कर्व, जनरली रेलवे ट्रैक की लेइंग में दो प्रकार के कर्वों का उपयोग किया जाता है। ये हो सकते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व और दूसरा होता है वर्टिकल कर्व। हॉरिजॉन्टल कर्व हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोवाइड किए जाते हैं और वर्टिकल कर्व वर्टिकल प्लेन में प्रोवाइड किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, डिफरेंट टाइप्स के हॉरिजॉन्टल कर्व हो सकते हैं, सिंपल सर्कुलर कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स और एस कर्व, ट्रांजिशन कर्व एंड डेविएशन कर्व। फिगर में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल कर्व शो किए हैं।
ये है सिंपल कर्व, दूसरा कंपाउंड कर्व, तीसरा रिवर्स कर्व और चौथा स्पाइरल कर्व। ट्रांजिशन कर्व बेसिकली एक ऐसा कर्व होता है जो स्ट्रेट लाइन और सिंपल सर्कुलर कर्व के बीच में जो कर्व प्रोवाइड किया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं। ओके, या एक ऐसा कर्व जिसकी रेडियस उसकी अलोंग द लेंथ वेरी करती हो उसको अपन ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं। जहाँ से ट्रांजिशन कर्व शुरुआत होता है वहाँ पे इसकी रेडियस इन्फिनिटी के बराबर। ट्रांजिशन कर्व के ओरिजिन पॉइंट पर या जहाँ से स्टार्ट होता है इसकी रेडियस इन्फिनिटी के बराबर होती है, और जहाँ पर ही एंड होता है वहाँ पर इसकी रेडियस ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व के बराबर होती है। वर्टिकल कर्व जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समिट कर्व और दूसरा होता है वैली कर्व। फिगर में वर्टिकल कर्व्स को मैंने शो किया है। डिग्री ऑफ कर्व, रेलवे ट्रैक में जो कर्व प्रोवाइड किए जाते हैं, मान लीजिए कि एक MN सिंपल सर्कुलर कर्व है, तो इस MN कर्व के द्वारा इसके सेंटर पे जो एंगल बनाया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ कर्व बोलते हैं। जनरली रेलवे लाइन में जो कर्व प्रोवाइड किए जाते हैं उनका डिग्री ऑफ कर्व इसकी यूनिट कॉर्ड यानी MPN की लेंथ पर डिपेंड करता है। यदि हम यूनिट कॉर्ड MPN बराबर 30 मीटर लेते हैं तो डिग्री ऑफ कर्व अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, और यदि MPN बराबर 20 मीटर लेते हैं तो डिग्री ऑफ कर्व का फॉर्मूला क्या होगा, अलग। डिग्री ऑफ कर्व व्हेन यूनिट कॉर्ड लेंथ इक्वल टू 30 मीटर, तो R बराबर होता है 1720/d, जहाँ पे R क्या है, रेडियस ऑफ कर्व, और D बराबर क्या होगा, डिग्री ऑफ कर्व। तो D बराबर क्या हो जाएगा, 1720/R। ओके, रेडियस ऑफ कर्व व्हेन यूनिट लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू 20 मीटर, तो R बराबर होगा 1146/d। ये यदि डिग्री ऑफ कर्व निकालना हो तो D बराबर क्या हो जाएगा, 1146/R। अब रेलवे लाइन में जो ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया जाता है तो उसकी लेंथ किस पर डिपेंड करती है। इसके 3 फार्मूले होते हैं एज पर इंडियन रेलवे। पहला होता है L बराबर होता है 7.2 C, दूसरा होता है L बराबर 0.073 D इंटू वी मैक्स, और तीसरा होता है L बराबर C इंटू वी मैक्स। जहाँ पे L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को, C किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल सुपर एलिवेशन को, D किसको रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम कांट डेफिशिएंसी, और V मैक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन को। शिफ्ट ऑफ कर्व, जनरली किसी भी कर्व ट्रांजिशन कर्व में जो शिफ्ट प्रोवाइड की जाती है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। S बराबर होता है L²/24R, जहाँ पे L क्या है, लेंथ ऑफ कर्व, R क्या है, रेडियस ऑफ मेन कर्व। अब जो ट्रांजिशन कर्व जनरली 3 प्रकार के होते हैं, पहला है स्पाइरल कर्व, दूसरा होता है बर्नौलीज लेमनिस्केट कर्व, और तीसरा होता है क्यूबिक पैराबोला कर्व। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय रेलवे के द्वारा जो ट्रांजिशन कर्व का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है, क्यूबिक पैराबोला कर्व। जब भी किसी भी कर्व पाथ पर ट्रेन मूव करती है तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है जो उस ट्रेन को ओवरटर्न या डिरेल करने की कोशिश करता है। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम जनरली जो आउटर रेल होती है उसको इनर रेल की कंपैरिजन में ऊंचाई पर रखते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सुपर एलिवेशन बोलते हैं। सुपर एलिवेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी कर्व रेलवे ट्रैक पर यदि आउटर रेल को इनर रेल की कंपैरिजन में कितना राइज किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन बेसिकली उसके गेज पर डिपेंड करता है। ब्रॉड गेज के केस में सुपर एलिवेशन E बराबर होता है 1.131 V²/2R। मीटर गेज के केस में यह फार्मूला होता है E बराबर 0.80 V²/R, और नैरो गेज के केस में यह फार्मूला होता है 0.6 इंटू V²/R, जहाँ पर V क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी एट दैट कर्व, और R क्या है, रेडियस ऑफ कर्व।
लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन मतलब किसी भी कर्व पर मैक्सिमम कितना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया जा सकता है, इसके लिए इंडियन रेलवे के द्वारा कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड की गई हैं। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन बेसिकली 1/10 ऑफ गेज पर डिपेंड करता है। ब्रॉड गेज के केस में यह मैक्सिमम हो सकता है 16.5 सेंटीमीटर, मीटर गेज में इसकी वैल्यू हो सकती है 10 सेंटीमीटर और नैरो गेज के केस में इसकी वैल्यू हो सकती है 7.5 सेंटीमीटर। कांट डेफिशिएंसी, पहले अपन समझते हैं कि कांट डेफिशिएंसी होती क्या है। मान लीजिए कि कोई भी कर्व पाथ पर रेल की एक मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो उस मैक्सिमम वेलोसिटी के अकॉर्डिंग जो थ्योरेटिकल वैल्यू आती है सुपर एलिवेशन को, उसको अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन या इक्विलिब्रियम कांट। मतलब ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड के कारण जो सुपर एलिवेशन आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन या थ्योरेटिकल सुपर एलिवेशन। लेकिन जब रेलवे ट्रैक्स पर टर्निंग्स प्रोवाइड की जाती हैं या किसी कारणवश उस मैक्सिमम ग्रेडियंट को प्रोवाइड करना पॉसिबल ना हो, तो कुछ पोर्शन उसका इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का कम कर दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कांट डेफिशिएंसी। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए इक्विलिब्रियम कांट या इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। लेकिन हमने एक्चुअली में वहाँ पे कितनी प्रोवाइड की, किसी भी प्रैक्टिकल कंसीडरेशन के कारण 7.5 सेंटीमीटर। तो जो 2.5 सेंटीमीटर कम किया गया है सुपर एलिवेशन की वैल्यू, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कांट डेफिशिएंसी। कांट डेफिशिएंसी इक्वल टू होता है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन माइनस एक्चुअल सुपर एलिवेशन। रेल फास्टनिंग एंड फिक्सर्स, रेल को स्लीपर से कनेक्ट करने के लिए जिन इक्विपमेंट या अरेंजमेंट का उपयोग किया जाता है उन्हें हम रेल फास्टनिंग और फिक्सर्स बोलते हैं। यह जनरली दो प्रकार की होती हैं। यदि दो रेल्स को आपस में कनेक्ट करना हो तो हम फिश प्लेट और फिश बोल्ट का उपयोग करते हैं। फिश प्लेट की संख्या 2 होती है और फिश बोल्ट जनरली 4 लेते हैं। फिगर में एक रेलवे जॉइंट को शो किया है। अब इस रेल जॉइंट्स में जो आपको प्लेट दिख रही है वो क्या कहलाएगी, फिश प्लेट, और जिन बोल्ट के माध्यम से कनेक्ट किया गया है उनको अपन क्या बोलते हैं, फिश बोल्ट्स। इसके अलावा कुछ अनइम्पॉर्टेंट रेल फास्टनिंग और फिक्चर्स हो सकते हैं। पहला, टू कनेक्ट रेल विद स्लीपर्स, रेल को स्लीपर से कनेक्ट करने के लिए जनरली हम उपयोग करते हैं चेयर्स का, कीज का और बियरिंग प्लेट्स का, फ्लैंज बोल्ट और हुक बोल्ट का, रेल स्पाइक्स और क्रीप एंकर्स का। एक हो सकते हैं चेयर्स, कीज, बियरिंग प्लेट, फ्लैंज बोल्ट और हुक बोल्ट, रेल स्पाइक्स एंड क्रीप एंकर्स। पॉइंट एंड क्रॉसिंग, पॉइंट एंड क्रॉसिंग बेसिकली एक प्रकार का ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसकी हेल्प से ट्रेन एक रेलवे ट्रैक से दूसरी रेलवे ट्रैक पर मूव कर सकती हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट एंड क्रॉसिंग। फिगर में मान लीजिए 2 रेलवे ट्रैक शो किए हैं मैंने। अब एक ट्रेन दूसरे रेलवे ट्रैक पर आना चाहती है, तो इसके मूवमेंट्स के लिए जो हम अरेंजमेंट करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट और क्रॉसिंग। टर्नआउट, टर्नआउट बेसिकली पॉइंट और क्रॉसिंग्स की हेल्प से एक अरेंजमेंट होती है जिसके माध्यम से ट्रेन एक रेलवे ट्रैक से दूसरी रेलवे ट्रैक्स पर आसानी से मूव कर सकती हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, टर्नआउट बोलते हैं। जनरली टर्नआउट 2 प्रकार के होते हैं, राइट हैंड टर्नआउट और दूसरा लेफ्ट हैंड टर्नआउट। राइट हैंड टर्नआउट का उपयोग रेलवे ट्रेन्स को मेन डायरेक्शन से या जिस पे वो चल रही है उसके यदि राइट डायरेक्शन में मुड़ना हो तो किसका उपयोग किया जाएगा, राइट हैंड टर्नआउट का। और जिस पर वो चल रही हो और उसके लेफ़्ट डायरेक्शन में वो मिल रही हो अपनी मेन डायरेक्शन के, तो किसका उपयोग किया जाएगा, लेफ़्ट हैंड टर्नआउट का। लेफ़्ट हैंड टर्नआउट का मैंने डायग्राम फिगर में शो किया है। और राइट हैंड टर्नआउट, अब चूँकि देखिए आप फेसिंग डायरेक्शन में हमारी ट्रेन किस तरफ जा रही है, राइट तरफ से, तो यहाँ पे जो टर्नआउट प्रोवाइड किए जाएंगे वो कौन सा होगा, राइट हैंड टर्नआउट। क्रॉसिंग, जब 2 रेलवे ट्रैक एक दूसरे को आपस में क्रॉस करते हैं
तो उनके बीच में एक छोटा सा गैप छोड़ा जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग कहते हैं। आप फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे रेलवे ट्रैक आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो इन दोनों रेलवे ट्रैक्स के बीच में जो छोटा सा गैप प्रोवाइड किया गया है इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स की क्रॉसिंग्स हो सकती हैं, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग, ऑब्ट्यूस एंगल क्रॉसिंग, स्क्वायर क्रॉसिंग, डायमंड क्रॉसिंग, सीजर्स क्रॉसिंग, क्रॉसओवर्स एंड स्लिप क्रॉसिंग। डायग्राम ऑफ एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। आप फिगर में ऑब्ट्यूस एंगल क्रॉसिंग के डायग्राम को देख सकते हैं। स्क्वायर क्रॉसिंग वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है जब दो रेलवे ट्रैक एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस कर रहे हों, तो वहाँ पे जो क्रॉसिंग प्रोवाइड की जाएगी वो कैसी क्रॉसिंग होगी, स्क्वायर क्रॉसिंग। मैंने फिगर में स्क्वायर क्रॉसिंग के डायग्राम को शो किया है। डायमंड क्रॉसिंग। डायमंड क्रॉसिंग जनरली इंडिया में इंडियन रेलवे के द्वारा विकसित की गई है। डायमंड क्रॉसिंग आपको स्क्वायर क्रॉसिंग के सिमिलर ही रहेगी, बस स्क्वायर क्रॉसिंग में क्या रहता था कि दो रेलवे ट्रैक्स होते थे, वो एक दूसरे को एग्जैक्टली 90 डिग्री पर क्रॉस करते थे, लेकिन डायमंड क्रॉसिंग के केस में ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। सीजर्स क्रॉसिंग। यदि हमारी क्रॉसिंग का शेप सीजर्स या चाकू की तरह हो, या कैंची की तरह हो, कैंची के शेप की हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सीजर्स क्रॉसिंग। मैंने फिगर में सीजर्स क्रॉसिंग के डायग्राम को शो किया है। सिग्नलिंग। किसी रेलवे ट्रैक पर ट्रेन्स की डायरेक्शन का निर्धारण, उनके आपस में हेड टू हेड कॉलिजन को रोकना, उनकी सेफ्टी और उनकी वाहन क्षमता का निर्धारण करने के लिए जिन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिग्नल्स का उपयोग किया जाता है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, सिग्नलिंग कहते हैं। ओके, मतलब किसी भी रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के मूवमेंट्स, उनके आपस में होने वाले एक्सीडेंट्स को रोकना, वो उसकी क्या कैपेसिटी रहेगी, इन सभी को डिसाइड करने के लिए कुछ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का उपयोग किया जाता है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, सिग्नलिंग कहते हैं। इंटरलॉकिंग। पहले क्या होता था कि जो रेल में सिग्नलिंग का कार्य रेलवे एम्प्लॉयज़ के द्वारा किया जाता था, जिसके वजह से उनकी किसी भी ह्यूमन एरर के कारण बहुत सारी एक्सीडेंट या दुर्घटनाएं हो जाती थीं। इसके कारण संकेत सिस्टम या सिग्नलाइजेशन को रेलवे ट्रैक्स के पॉइंट्स से मैकेनिकल रूप से उसको जोड़ दिया गया है। इसी सिग्नल और पॉइंट्स के बीच के मैकेनिलाइजेशन या इलेक्ट्रिफिकेशन को इंटरलॉकिंग बोलते हैं। मतलब पहले क्या था कि जो सिग्नलाइजेशन का कार्य किसके द्वारा किया जाता था, इंसानों के द्वारा किया जाता था, या रेल के जो कर्मचारी होते थे वो करते थे, जिस वजह से एरर्स हो जाती थी। तो इस सिग्नलिंग प्रोसेस को हमने मैकेनिकली या इलेक्ट्रिकली प्रोसेस के द्वारा किया है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटरलॉकिंग कहते हैं। सिग्नल्स का क्लासिफिकेशन उनके फंक्शन के आधार पर हो सकता है, स्टॉप और सेमाफार सिग्नल, बार्नर सिग्नल, शंटिंग और डिस्क सिग्नल, पॉइंट इंडिकेटर, गुड्स ट्रेन सिग्नल्स एंड कलर लाइट सिग्नल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल एज पर लोकेशन, ये हो सकते हैं आउटर सिग्नल, होम सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल एंड एडवांस स्टार्टर सिग्नल। इसके अलावा सिग्नल्स का क्लासिफिकेशन उसकी ऑपरेशनल मेथड पर भी डिपेंड होता है। इसके आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, डेटोनेटिंग सिग्नल, हैंड सिग्नल और तीसरा होता है फिक्स्ड सिग्नल। रेलवे स्टेशन। किसी भी रेलवे ट्रैक पर एक ऐसा फिक्स्ड प्लेस जहां पर रेगुलरली ट्रेन रुकती हैं और पैसेंजर्स की लोडिंग और अनलोडिंग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशंस कहते हैं। रेलवे स्टेशन जनरली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ब्लॉक स्टेशन, दूसरा फ्लैग स्टेशन, तीसरा स्पेशल स्टेशन। बेसिकली स्टेशंस एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेस होता है रेलवे ट्रैक पर जहाँ पे ट्रेन्स रेगुलरली रुकती हैं उनके पैसेंजर्स को उतारने और चढ़ाने के लिए। प्लेटफॉर्म। रेलवे प्लेटफॉर्म बेसिकली एक स्ट्रक्चर्स होता है जो रेलवे ट्रैक या रेलवे स्टेशंस के अलोंग बनाया जाता है,
जहाँ पर पैसेंजर्स ट्रेन के आने का क्या करते हैं, वेट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म। आप फिगर में प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। जिस प्लेस पर ट्रेन रुकी है वो क्या है, रेलवे स्टेशन। और जिस प्लेस पर पैसेंजर बैठे हुए हैं या ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं वो क्या है, रेलवे प्लेटफॉर्म। जनरली प्लेटफॉर्म दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पैसेंजर प्लेटफॉर्म्स और दूसरा गुड्स प्लेटफॉर्म। बेसिकली पैसेंजर प्लेटफॉर्म्स पैसेंजर ट्रेन्स के लिए बनाए जाते हैं और गुड्स प्लेटफॉर्म मालगाड़ियों या गुड्स ट्रेन्स के लिए बनाए जाते हैं। स्टेशन कैंपस के अंदर ही बहुत सारी पैरेलल्स रेलवे लाइंस ले की जाती हैं, जिसका बेसिकली उपयोग किसी भी ट्रेन से सामान की लोडिंग अनलोडिंग करना हो, उसका मेंटेनेंस करना हो, उसके इंजन को चेंज करना हो, ये सारे काम किए जाते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, यार्ड्स कहते हैं। यार्ड्स बेसिकली अपन यह बोल सकते हैं कि रेलवे स्टेशन का वह हिस्सा जहाँ पर जनरली जो ट्रेन्स होती हैं वो पैसेंजर्स को कलेक्ट या मतलब लोड या अनलोड करने के लिए नहीं होती हैं, बल्कि यदि कोई ट्रेन ख़राब हो गई है तो उसका मेंटेनेंस होगा वहाँ पर रोक कर। यदि उसमें किसी सामान को लोड या अनलोड करना है तो वहीं पे किया जाएगा। यदि उसमें किसी भी इंजन को चेंज करना है तो वो कहाँ पे किया जाएगा, यार्ड्स पे किया जाएगा। मैंने फिगर में स्टेशन यार्ड्स को शो किया गया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारी पैरेलल रेलवे लाइन्स हैं, ओके, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की ट्रेन्स, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन्स हों या गुड्स ट्रेन्स हों, उनको रोका गया है। यहाँ पे उनकी रिपेयरिंग का कार्य होता है और लोडिंग और अनलोडिंग का कार्य होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ यार्ड्स ये हो सकते हैं पैसेंजर यार्ड्स, गुड्स यार्ड्स, लोकोमोटिव यार्ड्स और मार्शलिंग यार्ड्स। मार्शलिंग यार्ड्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है फ्लैट यार्ड्स, दूसरा होता है ग्रेविटेशनल यार्ड्स और तीसरा होता है हम्प यार्ड्स। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।